ओके जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाटॉमी के अंदर डिस्कस की है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी सर्कुलेशंस। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी वो आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें अगर एमसीक्यूज आ जाए कि विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड, आंसर इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और थर्ड नंबर पे राइट कोरोनरी आर्टरी। तो अक्लूजन के लिहाज से आप लोगों ने तीन इस तरह ऑर्डर याद रखनी है। जो एस ए नोड है, ए बी नोड है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कुछ वेरिएबल है कार्डिक आउटपुट की, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्डिक आउटपुट है क्या चीज? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट के दोनों वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी मिसाल दे सकूं कि जो कार्डिक आउटपुट है ये दो चीज़ों के बराबर होता है। अगर हम इसको जनाब मैथमेटिकली देखें तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट को समझने के लिए हमें इन दो पैरामीटर्स को समझना है। इसलिए बुक वालों ने सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में याद रखें, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 बीट। देखिए, जिस तरह हमने कहा कि देखिए दोनों की यूनिट अलग अलग है कि 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट से निकलता है वो कार्डिक आउटपुट है। लेकिन एक बीट के अंदर एक कार्डिक साइकिल जिसमें 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, उसमें जितना ब्लड निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। So please everyone should know these two definitions. The amount of blood ejected by heart in 1 minute, that is cardiac output, but the amount of blood ejected by the heart in 1 beat is called a stroke volume. Stroke volume mathematically is equal to end diastolic volume minus end systolic volume. ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे कि what is the difference between these two. एक्चुअली जब हार्ट के अंदर ब्लड की फीलिंग होती है तो वो डायस्टोल में होती है, रिलैक्सेशन में होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल के अंदर आ जाए और उसमें फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक फेज, दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है। और एक होता है जनाब हमारे पास SYS, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक फेज। तो डायस्टोलिक फेज में हार्ट की फीलिंग होती है, सिस्टोलिक फेज में हार्ट की ब्लड इजेक्शन होती है। तो कहते हैं जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, डायस्टोल में होंगे, तो जितना मैक्सिमम ब्लड वो अकोमोडेट करती है और जिस पे वो अपनी डायस्टोल को ख़त्म कर होती है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल on which the ventricle try to end their diastole is called end diastolic volume। और फिर जितना मैक्सिमम ब्लड वेंट्रिकल्स निकालें सिस्टोल के अंदर, द मैक्सिमम ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल, और जितना एट द एंड ऑफ सिस्टोल मैक्सिमम ब्लड वेंट्रिकल में रहता है उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, प्लीज एग्जाम के लिए याद रखें, ये तकरीबन 120 ml का होता है। ठीक है, मतलब एक हेल्दी हार्ट के अंदर जिस बंदे की वेट 70 kg तक हो, तो एक ह्यूमन हेल्दी हार्ट अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 ml। लेकिन जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है इट इज अराउंड अबाउट 50 ml। ठीक है जी, तो वन इज 120, अनदर इज 50 ml। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक हेल्दी हार्ट के अंदर एंड डायस्टोलिक से एंड सिस्टोलिक माइनस करें तो 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70। So 70 ml of the blood is ejected by the heart in 1 beat and that will be known as stroke volume। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये अफेक्ट होती है किस चीज से? कंट्रैक्टिलिटी से, आफ्टर लोड से और प्री लोड से। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों को हमने समझना है। इफ वी नो दिस थ्री थिंग्स वी विल नो द stroke volume। Actually, as I told you, the maximum amount of blood which is present in the ventricle at the end of diastole, that is end diastolic volume, that is also known as preload। ये जो एस वी केव है ये आप लोगों ने याद रखना है। एस वी केव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस वी केव स्टैंड फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दैट इज आफ्टर लोड एंड ऑफ प्रीलोड। ठीक है,
अब वो हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टिविटी कब बढ़ सकती है? जब एंजाइटी होती है, एक्सरसाइज होता है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट ज़्यादा काम करती है, उसके लिए हार्ट को ब्लड इजेक्ट ज़्यादा करना पड़ता है, उस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर जो प्रीलोड है, प्रीलोड का मतलब ये है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो प्रीलोड जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। इनडायरेक्टली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम प्रीलोड कहते हैं। और जब प्रेगनेंसी होती है उसमें हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन, फ्लूइड ज्यादा की वजह से प्रीलोड भी ज्यादा होता है। लेकिन व्हाट इज आफ्टर लोड? अब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो एवरीवन शुड नो अबाउट इट। एक्चुअली जब हार्ट ब्लड इजेक्ट करता है तो उस ब्लड को जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वेसल के अंदर, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। इट इज द प्रेशर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेसल, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। अगर आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो ब्लड आगे ज्यादा निकलेगी। तो मतलब आफ्टर लोड कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। रिमेंबर, कंडक्टिविटी ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। प्री लोड ज्यादा, डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, बट आफ्टर लोड कम होगा तब जाकर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इन तीन पैरामीटर्स में से दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए स्ट्रोक वर्क क्या है? इट इज द वर्क डन बाय द वेंट्रिकल टू इजेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मतलब द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वर्क। ठीक है, तो ये चीज ये है कि स्ट्रोक वर्क, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये भी आगे ये इक्वेशन आएगी। अ फेलिंग हार्ट हैज डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट है वो या कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, या वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है या रिलैक्स नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली इफ द हार्ट इज नॉट प्रॉपरली कंट्रैक्ट और प्रॉपरली रिलैक्स, तो उसके अंदर क्या होता है? देयर विल बी डिक्रीज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आते हैं जनाब, हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज नोन एज ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। एक्चुअली अब देखिए हार्ट के अंदर रिसेप्टर है, दैट इज कॉल्ड बीटा वन रिसेप्टर। बीटा वन रिसेप्टर्स आर sympathetic receptors, and these receptors are present in two areas of the body. One is heart, another is kidney. तो जब बीटा वन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाता है बाई कैटाकोलामीन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसका मतलब ये है कि जब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो यहाँ से क्या होता है, बीटा सेल रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से यहाँ से एक प्रोटीन एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको प्रोटीन काइनेज ए कहते हैं। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ अनदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड phospholimban. Phospholimban is a protein present in the heart cell that is activated by protein kinase A. और जो प्रोटीन काइनेज ए है ये बीटा वन एक्टिवेशन से एक्टिवेट होती है। और ये लिम्बिन, फास्फोलिम्बिन क्या करता है, ये कैल्शियम एटीपीएस को एक्टिवेट करके जो हार्ट के सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस तरह हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम की स्टोरेज को बढ़ाता है। ठीक है जी। और जितना कैल्शियम स्टोर ज्यादा होगा उतना जनाब कैल्शियम रिलीज फिर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम कैटाकोलामीन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कैटाकोलामीन है ये क्या करते हैं, विन दे एक्टिवेटेड बीटा वन रिसेप्टर, सो दे विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए। और इस प्रोटीन काइनेज ए की वजह से सेल में एक सेकंड मैसेंजर की एक्टिवेशन होती है जिसको हम साइक्लिक एएमपी कहते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर आता है। जो कैटाकोलामीन है ये हार्ट की कंडक्टिविटी बढ़ाती है बाय विच मैकेनिज्म, साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म। और ये एट द एंड कैल्शियम स्टोरेज को बढ़ाएगी जिसकी वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा ड्रग है, अगर वो हम यूज करें तो इट विल लीड्स टू डिक्रीज कंडक्टिविटी। तो प्लीज आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है, द ड्रग विच डिक्रीज कंडक्टिविटी, दैट इज नोन एज ओके जी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें, सॉरी फॉर जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्बेंस, ये मुझसे एक मतलब ये है कि कीवर्ड लग गया। चलिए जी, अब आते हैं जनाब हम उस कंसेप्ट की तरफ जिसमें हमने ये देखना है कि ऐसा ड्रग जो कंडक्टिविटी को कम करती है वो डिजॉक्सिन है। इवन दिस क्वेश्चन
आई फेस इन माई MRCP पार्ट 1 एग्जाम एज वेल। देखिए हार्ट के अंदर अगर हम देखें, दिस इज अ सेल, थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को देखते हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर एवरीथिंग। होता यह है कि सेल के अंदर सोडियम होता है, ठीक है, और सेल से बाहर ज्यादा पोटाशियम होते हैं। तो इन द हार्ट सेल, जो मायोकार्डियल सेल है, उसमें यह होता है कि जब दो पोटाशियम अंदर आते हैं तो तीन सोडियम बाहर जाते हैं। सोडियम जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैटायन है, और जो पोटाशियम है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैटायन है। तो जब तीन सोडियम बाहर जाते हैं, दो पोटाशियम अंदर आते हैं, इसको सोडियम पोटाशियम ATPase फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। इसी सेल के अंदर यहाँ पे दूसरे साइड पे एक और एक्सचेंजर होता है। इस एक्सचेंजर के जरिए याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दो चीजें होती हैं। तो जो सोडियम बाहर जाता है, ई फ्लक्स होता है, सोडियम विल गो आउट एंड पोटाशियम विल गो इन, दैट इज सोडियम पोटाशियम ATPase फॉर्म। ये जो बाहर सोडियम जाता है ये दोबारा फिर सेल के अंदर आता है, और सेल से जनाब सोडियम की रिप्लेसमेंट की वजह से सेल से बाहर फिर क्या चीज जाता है, कैल्शियम जाता है। इसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। प्लीज रिमेम्बर, ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, अभी आप लोगों को बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले याद रखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक्चुअली ये जो सोडियम है जब यह सेल से बाहर जाएगा तीन सोडियम तो दो पोटाशियम अंदर आएंगे, इसको सोडियम पोटाशियम ATPase फॉर्म कहते हैं, ठीक है। when sodium is go out it will come again on the next side in the same cell। तो because of sodium is go out here और ये फिर बाहर से दोबारा अंदर जाएगा, तो अंदर से जनाब क्या जाएगा, कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। अब मुझे आप लोग ये बता दें कि अगर हम एक ऐसा ड्रग देते हैं पेशेंट को जिसका नाम ड्रग क्या है, ए है। अब ये ए जो ड्रग है ये करता क्या है, इट गो एंड इनहिबिट दिस पम्प, इसने पम्प को क्या कर दिया, इनहिबिट, माइनस का मतलब होता है इनहिबिशन। when this drug inhibits sodium potassium ATPase, अब ये पम्प ब्लॉक हो गया तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम का लेवल सेल में बढ़ेगा, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम, और जब बाहर नहीं जाएगा तो एक्सचेंजर इनहिबिट होगा। तो जो कैल्शियम ने बाहर आना था वो अब नहीं आएगा, तो कैल्शियम का लेवल सेल में ज्यादा होता है, और जितना सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है कि वो भी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकता है बाय इनहिबिटिंग इनिशियली सोडियम चैनल ब्लॉकिंग। अब ये यहाँ पे आप लोग को मैं बताता चलूँ, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है, जो मेन मेन कंसेप्ट है, वो आप लोग को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि डिजॉक्सिन ब्लॉक सोडियम पोटाशियम ATPase पम्प। This is the question, believe me, I face in MRCP part 1 as well. Very very important one। ये आप लोग को आना चाहिए, कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। फिर जब आप इस पंप को ब्लॉक करेंगे तो सोडियम जो बाहर जाना था वो नहीं जाएगा, देयर विल इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम। तो जब सोडियम अंदर रहेगा, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर नहीं चलेगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, और जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होगी so there will be increased conductivity। तो जो कंडक्टिविटी बढ़ाएगी उससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है जी।